IS-23। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने ना सिलेबस में कुछ अभी तक जो किया है उसकी समरी बताता हूँ आपको। चलिए, ये शुरू में ना एक पेज बांटा था आपको ग्रिड, सिलेबस ग्रिड के तौर पे बांटा था ना। अच्छा, मैं देखूं ऑनलाइन को भी दिया था कि नहीं दिया था, उसमें कहाँ है ये। अच्छा, लॉगिन चॉगिन मिल गए, चल रहे हैं। हाँ, वो काम बहुत था ना, इतने सारे हजारों लोगों को उसमें करना था। वो बच्चे ये नहीं देखते ना कि वो कहते हैं जी परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ। क्या नहीं, आस्ता आस्ता हो जाएगी आदत यार। पहले वाला इजी टू स्टील भी था ना, फिर तो कॉलेज का हक तो है ना सिक्योर करना। नहीं, अभी भी आउटसोर्सिंग ही है, लेकिन स्कोर बेहतर किया हुआ है। सिलेबस ग्रिड किधर है? हाँ ठीक है, ये मैंने सिलेबस ग्रिड दिया था, ये चैप्टर 16 में। हाँ, I-16 के एंड पे मैंने दिया हुआ। अच्छा जी, इसमें से ना मैंने आपको जो ग्रेड 2 है ये पूरा करा दिया हुआ है, 25 से 35 मार्क्स वाला, ये पूरा हो गया हुआ है। जो ग्रेड 1 है मैंने इसमें से आपको अभी सिर्फ पहला कराया है, चेंजेस इन इक्विटी। क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये भी FAR 1 का तगड़ा सवाल है, जिसमें बाकी स्टैंडर्ड्स भी मिक्स होते हैं, तो ये सबसे आखिर में करने वाला पोर्शन है। फिर इसी तरह से रेशोज हैं, इसके लिए भी आपको थोड़ी सी मेच्योरिटी और चाहिए, नहीं जब आप थोड़ा और ज्यादा पढ़ चुके होंगे ना, तो ये एंड पे करने वाले टॉपिक्स हैं जी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत, समझ आ जाए तो आसान है, लेकिन इसमें डिस्कशन करनी होती है, तो इसके लिए आपकी थोड़ी सी मेंटल ग्रूमिंग और होगी, तो फिर इसको करने के काबिल होंगे। तो पहला ग्रेड मैंने चेंजेस इन इक्विटी करा के छोड़ दिया। अब मैं आ गया हूँ लास्ट ग्रेड के ऊपर। लास्ट ग्रेड में से मैं आपको IS-16 करा चुका हूँ। अब जो बाकी इसके साथ छोटे छोटे सारे IS आ गए ना, IS-20 है, 23 है, 40 है, 36 है, अब मैं ये कराऊंगा सारे। इन सारों को कराने के बाद वो जो मैंने पोर्शन छोड़ा हुआ ना, जो मैंने नहीं कराया हुआ, वो नोट वाला, फिर वो कराऊंगा। क्योंकि अभी जो पिछली को 2-3 अटेम्प्ट से टेस्टिंग शुरू हो गई है, वो शुरू ये हो गई है कि वो इन सबको मर्ज करके, यानी एक वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट पूछते हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट IS-20 की होती है, 23 की होती है, 36 की होती है। तो ये इनका मिक्सचर है जो अब सवाल पूछे चले जा रहा है। और नोट के अलावा भी यानी जनरल एंट्रीज भी पूछी, तो वो मिक्स करके पूछी हुई है। तो अब मैं आखिरी ग्रेड पे आ गया हूँ। इसमें से IS-16 पहले इसलिए कराया था क्योंकि वो हर चैप्टर में इस्तेमाल हो रहा था, डेप्रिसिएशन। और अगर मैं ये करता कि पहले डेप्रिसिएशन रिवाइज करा देता और रिवैल्यूएशन बाद में जाके कराता, तो फिर सारा कुछ दोबारा से दोहराना पड़ता। तो इसलिए मैंने IS-16 पूरा करा दिया था, और अब मैं ग्रेड 3 पे वापस आया हूँ। तो अब मैं आपको ये IS-20, IS-23, IS-40 और IS-36 ये कराऊंगा। फिर IS-16 के नोट पे वापस जाऊंगा, और उसके बाद फिर आपका रह जाएगा IFRS 15, एक छोटा सा चैप्टर है 15-20 मिनट का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये, और ग्रेड 1 के कैश फ्लो और रेशियोज। तो ये इंशाल्लाह जनवरी एंड तक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं शुरू कर रहा हूँ IS-23। IS-23 में आपको एक कहानी बता रहा हूँ, कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। अगर कंफ्यूज हो जाए तो आप इस बात को छोड़ दीजिएगा जो मैंने कहा है। मैं आपको बस एक पिक्चर दिखा रहा हूँ सामने के, है क्या। IS-23 एक मुश्किल IS था। मुश्किल इन अ वे के टॉपिक मुश्किल नहीं है, इसके सवाल बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते थे FAR 2 के अंदर।
और बड़ी अजीब किस्म की कॉम्प्लिकेशंस फंसाई होती थी इसके अंदर। फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया FAR1 में, और FAR1 में शिफ्ट करके इसका लेवल रख दिया लेवल 1। और लेवल 1 का मतलब होता है कि 8 नंबर तक टेस्ट होगा, बस, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं होगा। जब FAR2 में टेस्ट होता था ना ये मुश्किल, तो वो 15, 16, 18 नंबर तक भी टेस्ट होता था। 18 नंबर, हाँ मैक्सिमम यही थे 18 नंबर। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी टेस्ट हो चुका है। अब हुआ यह कि जब ये FAR1 में आया है और इसकी टेस्टिंग लेवल 1 कर दिया है, तो उसकी टेस्टिंग होगी 8 नंबर तक, इससे ज्यादा की टेस्टिंग नहीं है। और जो अभी तक पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में मैं देखूं भी, तो बड़ी आसान सी टेस्टिंग है। अब मेरे लिए भी आपके लिए भी एक फिक्र की बात यह है कि क्या इसको बहुत थोड़ा सा पढ़ा जाए और बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशंस करके छोड़ दिया जाए, या जो FAR2 लेवल पे टेस्ट होता रहा है वो सब किया जाए। ये दो चॉइसेस हैं। ICAP की जो बुक है जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस मटेरियल डाला, उस प्रैक्टिस मटेरियल में उन्होंने एक सवाल वो भी डाला जो FAR2 के बड़े मुश्किल सवालों में से था। इस वजह से, और लास्ट अटेम्प्ट में, ये जब ये अटेम्प्ट गुजरी है, इसमें उन्होंने एक पॉइंट ऐसा टेस्ट कर लिया जो FAR2 में भी बताना छोड़ दिया हुआ था। तो उस वजह से ना मैं एहतियातन इसको ज्यादा करवा रहा हूं। आप ये तसल्ली रखिए कि इससे हल्का ही आएगा पेपर में, लेकिन मैं एहतियातन ये ज्यादा करा रहा हूं, और ज्यादा यानी FAR2 लेवल पे जो होता था, एहतियातन मैं इसको ज्यादा ही करवा रहा हूं। है ये लेवल 1 टेस्टिंग, होगा इंशाल्लाह हल्का ही टेस्ट, लेकिन मैं एहतियातन इसको ज्यादा कवर करवा रहा हूं। अगर ICAP की बुक में वो मुश्किल सवालों में से एक सवाल उन्होंने ना डाला होता, और लास्ट अटेम्प्ट में जो एक गवर्नमेंट ग्रांट का एक पॉइंट होता है वो FAR2 में भी बताना छोड़ दिया हुआ था, वो ना पूछा होता लास्ट टाइम, तो फिर मैं इसको हल्का ही रख लेता। लेकिन मैं इसको एहतियातन ज्यादा मुश्किल वाला ही करवा रहा हूं। हाँ, मैं ये जरूर किया करूंगा कि जो सवाल आखिरी मुश्किल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कमजोर दिल हजरात ना करें, क्योंकि जब मैं ऑलरेडी एहतियातन ये हाई लेवल पे करवा रहा हूँ, तो वो बच्चे जिनको सीधा सीधा समझ नहीं आता, तो उनको एहतियातन वाली मुश्किलों में क्यों डाला जाए। तो ये मैं जरूर बता दिया करूंगा कि ये सवाल सब लोग कर लें, ये सवाल सब लोग ना करें, सिर्फ चीते चीतियां कर लें, ये मैं साथ साथ बता दिया करूंगा। तो IAS 23 है लेवल 1 टेस्टिंग। टेस्टिंग का लेवल 1 का मतलब है कि ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट होगा, और मार्क्स भी इसके बस 8 होंगे, से ज्यादा नहीं होंगे। जैसे अभी ये आपने किया है ऑटम 19, बहुत मुश्किल था कि, तो ये 7 नंबर का सवाल था और लेवल 1 टेस्टिंग थी। तो इस लिहाज से उम्मीद अच्छी रखें कि ये आसान है, लेकिन मैं एहतियातन ज्यादा करवा रहा हूं। IAS 23 है क्या? अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें वो सीमेंट मिक्सर और इस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट हम किराए पे लाएं, तो उस इक्विपमेंट का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा? यार मुझे भी ला देना एक। क्यों होगा ऐड? हम वो जो इक्विपमेंट लाएंगे बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उस इक्विपमेंट का किराया बिल्डिंग के लिए है, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हमें मजदूर लाने पड़े, मजदूर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं और उनको पैसे देने पड़ेंगे, मजदूर रिसोर्स हैं हमारे, तो उनके पैसे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होंगे? बिल्कुल होंगे। हमारे पास बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें पैसा किराए पे लाना पड़ा, तो उस पैसे का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। तो उस पैसे के किराए को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट। तो अगर हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। अगर गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, तो गाड़ी खरीदने के लिए जो लोन लेना पड़ा, उस लोन की इंटरेस्ट कॉस्ट गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, होनी चाहिए।
चलें इस पे फर्क करते हैं कि आईएस 23 ने इसमें क्या गाइड किया है। एक कॉन्सेप्ट है इसमें क्वालिफाइंग एसिड का, इस चैप्टर में ना एक कॉन्सेप्ट है क्वालिफाइंग एसिड। क्वालिफाइंग एसिड यानी वो एसिड जो इसके लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब वो क्वालिफाइंग एसिड क्या है? ये जो मैंने बिल्डिंग की मिसाल दी कि बिल्डिंग बना रहे हैं, और जो गाड़ी खरीदने की मिसाल दी, इनमें एक वाज़ेह फर्क ये पता चल रहा है कि गाड़ी खरीदते साथ ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में टाइम लगेगा, तो वो एसेट जिसको हम खरीदना शुरू करके बनाना शुरू कर दें और वर्किंग कंडीशन में आने तक टाइम लगना हो, उसको कहते हैं क्वालिफाइंग एसिड। वो इस आईएस के लिए एक क्वालिफाइंग एसिड है। तो क्वालिफाइंग एसिड है, ये वो एसिड है, इट इज एन एसिड जिसके लिए जरूरी है, नेसेसरली takes a substantial period of time, substantial period of time। अच्छा, किस चीज के लिए substantial period of time? To get ready for intended use। वो एसिड जिसको वर्किंग कंडीशन में आने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ये महीनों में जाएगी बात, महीनों में। साल से ऊपर चला जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन महीनों में जाएगी। साल भी हो सकता है और साल ही होना चाहिए, लेकिन सालों में साल से कम बिल्कुल हो सकता है। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में आप कह सकते हैं कि महीनों में कम से कम बात जाएगी। लेकिन इसमें ये जो वर्ड लिखा है ना, ये नेसेसरीली, इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक प्लांट खरीद के इंस्टॉल करना शुरू किया था और उसको इंस्टॉल करने में मुश्किल से 20 दिन लगने थे, लेकिन अभी इंस्टॉल करना शुरू किया था कि लॉकडाउन हो गया और 4 महीने तक तो फैक्ट्री बंद पड़ी रही। फिर फैक्ट्री खुली, फिर हमारे एक मजदूर को कोरोना हो गया, फिर काम छोड़ दिया, फिर सारे मजदूर भाग गए। तो वो जो 20 दिन का काम था उसको मुकम्मल होते होते 10-11 महीने लग गए। तो वो वाला प्लांट क्वालिफाइंग एसिड है। दैट नेसेसरली टेक्स, यानी जिस एसिड को टाइम चाहिए होता है, वो तो एक कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। एसिड को नहीं टाइम चाहिए होता। वो एसिड जिसको वर्किंग कंडीशन में आने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो क्वालिफाइंग एसिड। हमने एक एसी खरीदा, एसी इंस्टॉल कराने लगे थे, फिर सोचा यार अब तो सर्दियां हैं, चलो एसी को स्टोर में रख लेते हैं। स्टोर में रख लिया। 4 महीने के बाद जब गर्मियों का सीजन आया तो फिर स्टोर से निकाला और इंस्टॉल करवा लिया। तो एसी को खरीदने से लेके वर्किंग कंडीशन में लाने तक 4 महीने लग गए। नहीं था, इंस्टॉल करना था तो होना था।
तो एसी खरीद के वर्किंग कंडीशन में आने तक टाइम चाहिए होता है? नहीं चाहिए, 15 मिनट की बात है। वो तो हमने 4 महीने लगा दिए, तो वो एसी क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। तो क्वालिफाइंग एसेट वो है जिसको टाइम लगता है, ये नहीं कि हादसाती तौर पे लग गया, टाइम लगता है, वो होता है क्वालिफाइंग एसेट। इसकी एग्जांपल्स प्लांट शामिल है जो हम खुद बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो प्लांट में मशीनरी होती है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती है। पावर प्लांट्स हैं, इनको बहुत टाइम लगता है बनने में। फिर इसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर्स इंटेंजिबल एसेट है जो हम खुद बना रहे हैं और बनने में इनको 1.5-2 साल लग जाने हैं, वो भी इसमें शामिल है। फिर जो सबसे ज्यादा टेस्ट होगा सवाल में आपसे, बिल्डिंग। जो हम खुद बना रहे हैं। अच्छा, ये वो है जो खुद बना रहे हैं। एक है कि हम बनी बनाई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, वो तो खरीदते वर्किंग कंडीशन में है। ये वो बात हो रही है जो हम खुद बना रहे हैं। फैक्ट्री का जो प्लांट होता है, वरना तो इस बिल्डिंग में कूलिंग प्लांट भी हो सकता है ना। प्लांट तो एक सेट ऑफ मशीनरीज है। ये जो मॉल्स होते हैं, इन मॉल्स में हर जगह ही ठंडा ठंडा चल रहा है, तो वो हर जगह पर वो एसी नहीं लगे होते, उनका पूरा सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है, तो वो भी एक प्लांट है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मतलब फैक्ट्री का जो प्लांट है। बिल्डिंग ज्यादातर टेस्ट होगी आपसे। अच्छा, इसमें ना इन्वेंट्रीज भी आ सकती हैं। इन्वेंट्रीज कैसे आ सकती हैं? एक घर है, एक बिजनेस है जो घर बना बना के बेचता है, तो वो घर उसकी इन्वेंट्री है। अब वो घर बनने में 7-8 महीने लग जाते हैं, तो फिर वो इसमें फॉल कर गया। तो इन्वेंट्री भी हो सकती है क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन आपने इनको नहीं रटना, यानी आप इनको रट लें कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होती है, नहीं। ये क्वालिफाइंग एसेट वो इन्वेंट्री, जैसे मैंने घर की मिसाल दी है कि वो बिजनेस जो घर बना बना के बेचता है, तो उसके लिए घर जो बने हुए हैं वो इन्वेंट्री है ना, लेकिन वो भी क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है। तो आपने इन एग्जांपल्स को रटना नहीं है, ये याद रखनी है बात आपने। अगर बनने में टाइम लगता है, चाहे वो इन्वेंट्रीज ही क्यों ना हो, तो वो क्वालिफाइंग एसेट्स है। बोरोइंग क्या होती है? उधार लेना। और बोरो वही होता है जो कल को वापस भी करना होता है। तो बिजनेसेस बोरो कैसे करते हैं? बिजनेसेस की बोरोइंग की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं? बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक से लोन ले सकते हैं। अच्छा, पब्लिक से लोन लेने का तरीका क्या होता है? डिवेंचर्स, लोन नोट्स। फिर इसके अलावा हो सकते हैं टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। ये सब पब्लिक बोरिंग की शक्लें हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रनिंग फाइनेंस भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं जिसको।
ये मुख्तलिफ शक्लें हैं बोरिंग्स की, तो मैंने मिसालें लिखी हैं। बोरिंग तो आपको पता क्या होती है, ये उसकी मिसालें लिखी हैं मैंने। और अगर हम बोरो करेंगे तो हमें बोरो करने की कॉस्ट पड़ेगी। तो बोरो करने की कॉस्ट क्या पड़ेगी? हाँ जी, हमें बोरो करने की कॉस्ट क्या पड़ेगी? जो हमें उसका किराया देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अच्छा बल्कि मुझे पहले ध्यान नहीं रहा कहना, अगर ये भी नोट नहीं किया, ये मुझे ना इस तरह कह देना चाहिए कि इन्हीं के आगे ना इनकी बोरिंग कॉस्ट बता देता हूँ। यानी आप इसको इस तरह नोट कर लें कि इन्हीं के आगे इनकी बोरिंग कॉस्ट लिख लें। तो मैं इन्हीं के आगे इनकी बोरिंग कॉस्ट की मिसालें दे रहा हूँ। बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, इसको मार्कअप भी कह सकते हैं, और इसी तरह से इन सब पे भी ऐसा ही है इंटरेस्ट, इस पे भी ऐसा ही है। इसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। बाकी सब पे यही होता है, इंटरेस्ट मार्कअप एक ही बात है। इसी तरह से रनिंग फाइनेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट या मार्कअप ही होता है। अच्छा, इसके अलावा आपसे टेस्ट हो सकता है, होना चाहिए नहीं लेकिन हो सकता है। एक चीज है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप कैप 7 में जाके पढ़ेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक टॉपिक है IFRS 9 में, ये कैप 7 में पढ़ेंगे आप लोग। उसमें ये चीजें जो बताने लगा हूं ना, ये ऑलरेडी कवर्ड होती हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर। लेकिन चूंकि आपको नहीं पढ़ाया हुआ इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो हो सकता है आपसे टेस्ट हो जाए। तो बोरिंग कॉस्ट की एक दो मिसालें और लिख लें जो इनके साथ, लेकिन वैसे आप और मिसालें लिख लें। कुछ वन ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, कुछ फीस हो सकती है, अरेंजमेंट फीस, कमिटमेंट फीस, प्रोसेसिंग फीस, ये भी हो सकते हैं। बोरिंग्स की कुछ वन ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट फीस, अरेंजमेंट फीस। ये आपको टेस्ट नहीं होने चाहिए लेकिन हो सकते हैं, एहतियातन बताए हैं। अब बैंक फीस ले रहे हैं ना, बैंक कह रहा है आपको लोन लेना है, अब प्रोसेसिंग फीस लगेगी, हमें लॉयर हायर करने पड़ेंगे, फलाने हायर करने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस होगी। वैसे असल में IFRS 9 में कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, उसमें ये कवर्ड होते हैं, यानी आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही लगाना होता है। लेकिन चूंकि कैप 5 लेवल पे वो IFRS 9 नहीं पड़ा हुआ, तो हो सकता है आपसे चार्जेस टेस्ट हो जाएं, हो सकता है, एहतियातन है ये चीज। वन ऑफ यानी एक दफा के चार्जेस हैं। जैसे आप ICAP में आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी ना शुरू में, तो हर दफा तो नहीं ना करानी, तो ये वन ऑफ है। ये हो गई बोरिंग कॉस्ट।
अच्छा, अब इनका करना क्या है, अब ये अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। सही बुखारी में रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सदमे के आगाज में होता है। सब्र सदमे के आगाज में होता है, यानी अगर हमें कोई मुश्किल तकलीफ पहुंच रही है तो सब्र है ही वही जो स्टार्ट में है, यानी जब बिल्कुल दीवारें भी तोड़ ली, टकरें भी मार ली, चीजें भी पटक दी, 2 बंदे भी मार दिए, उसके बाद कहा नहीं मैंने अल्लाह की रजा पे सब्र कर लिया, नहीं, ये सब्र नहीं है। सब्र होता है जो सदमे के आगाज में होता है।